हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मंजिल प्यार की भाग 5। अगर आपने इससे पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। वंश के ऐसा बोलने पर दृश्या मन ही मन सोचती है और वंश से कहती है, कभी कभी लगता है कि मैं उसे समझने लगी हूँ, पर अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है और लगता है अभी भी वो एक अजनबी ही है मेरे लिए, जैसे कुछ जानती ही नहीं उसके बारे में। वो बचपन से ही ऐसा है। वो कभी अपने दिल की बात खुलकर किसी के सामने नहीं कहता। वो यही एक्सेप्ट करता है कि सामने वाला बिना कहे उसके मन की बात जान जाए। कहने को तो वो वीर और मुझसे छोटा है, पर जिंदगी ने वक्त से पहले ही उसे बड़ा बना दिया। भविष्य बड़े पापा की इकलौती संतान है और शायद उनके जीने का इकलौता जरिया भी। भविष्य की मॉम, बड़ी माँ, एक डॉक्टर थी। भविष्य के जन्म से पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा कि वो माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। अगर वो बड़ी माँ को बचाते हैं तो बड़ी माँ उसके बाद कभी माँ नहीं बन सकती थी। बड़े पापा ने बड़ी माँ को चुना। बड़ी माँ डॉक्टर थी, इसलिए उन्हें अपनी कंडीशन का अंदाजा था। बड़ी माँ ने भविष्य को चुना। भविष्य उनके और बड़े पापा के प्यार की पहली निशानी था और शायद आखिरी भी। उसके बाद भविष्य ने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया और ना ही इतनी जल्दी वो लोगों से घुलता मिलता है। और उसकी वो गर्लफ्रेंड्स। वंश ने दृश्य की बात को बीच में काटते हुए कहा, भविष्य की आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो सभी लड़कियां भविष्य के पैसों और स्टेटस से प्यार करती हैं। भविष्य को सच्चाई पसंद है। वो पहले ही बता देता है कि उसके लिए उन रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। वंश ने दृश्य की तरफ देखते हुए कहा, भविष्य को आज तक कोई समझ नहीं पाया। खुद को और भविष्य को थोड़ा टाइम दो, शायद उसे समझने वाली तुम पहली लड़की हो। वंश ने दृश्य का सर सहलाते हुए कहा, एक बार ही सही, पर भविष्य पर आए बदलावों को मेरे नजरिए से देखने की कोशिश जरूर करना। इतना कहकर वंश वहां से चला गया और दृश्य किसी गहरी सोच में डूब गई। भविष्य की नजर जब परेशान दृश्य पर पड़ी तो उसने दूर से ही इशारे से दृश्य से पूछा, क्या हुआ? भविष्य का इशारा समझकर दृश्य ने अपना सिर ना में हिला दिया। भविष्य ने उसे इशारे से स्माइल करने को कहा तो दृश्य उसे देख मुस्कुरा दी, पर उसके मन में अभी भी वंश की बातें घूम रही थी और वंश की बातों ने उसकी उलझनों को और बढ़ा दिया था। आज दृश्य सुबह से ही परेशान थी। उसने क्लास अटेंड नहीं की और म्यूजिक रूम में चली गई। काव्या सुबह से दृश्य के बिहेवियर से परेशान थी। काव्या ने सभी जगह दृश्य को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। भविष्य जब दृश्य को ढूंढते हुए फोर्थ फ्लोर पर पहुंचा तब उसे गिटार की आवाज सुनाई दी। भविष्य जब म्यूजिक रूम के बाहर पहुंचा तो उसे अंदर चेयर पर बैठी दृश्य दिखाई दी। भविष्य जैसे ही दृश्य की तरफ आगे बढ़ा, अचानक उसके कदम रुक गए। दृश्य के हाथ में लॉकेट था जिसमें दृश्य और ऋषि की फोटो थी और दृश्य की आंखों में आंसू थे। दृश्य ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हैप्पी बर्थडे ऋषि। दृश्य ने वो लॉकेट अपने गले में पहन लिया। गिटार पर अपनी उंगलियां फिराते हुए दृश्य ने गाना स्टार्ट किया। अभी अभी तो मिले थे, फिर जुदा हो गए, क्या थी मेरी खता, तुम सजा हो गए। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। मुलाकातें अधूरी नहीं, मुकम्मल करूंगी ये वादा रहा। तन्हाइयों से भी मैं तेरी बातें करूंगी ये वादा रहा। तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो। मैंने जिसमें तुझको मांगा नहीं, मेरे लब पे ऐसी दुआ ना हो। बाखुदा मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। भविष्य के पैर वहीं पर जम गए। न चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू तैर आए। भविष्य को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके दिल के लाखों टुकड़े कर दिए हों। भविष्य दृश्य के पास न जाकर उल्टे पांव वापस लौट गया। कहीं न कहीं यही सच्चाई थी। ऋषि दृश्य का पहला प्यार था और पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। ऋषि दृश्य से प्यार करता था या नहीं ये कोई नहीं जानता, पर दृश्य ने उससे सच्चा प्यार किया था। दृश्य आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर अपनी पहली मोहब्बत अधूरी रह जाने का गम भुलाना इतना आसान नहीं था। एग्जाम शुरू होने में एक हफ्ता बचा था। उससे पहले कॉलेज के सभी सीनियर स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि सभी स्टूडेंट्स मिलकर नाइट आउट के लिए मसूरी से बाहर की तरफ बड़े जंगल में घूमने जाएंगे। पहले तो ये प्लान एक दिन का बना था, लेकिन सभी स्टूडेंट्स की रुचि को देखते हुए उसे 2 से 3 दिन का कर दिया गया। सबने डिसाइड किया कि वो सब 2 दिन बाद गुरुवार को जाएंगे और शुक्रवार शाम तक वापस लौट आएंगे, क्योंकि सोमवार से सबके एग्जाम शुरू होने वाले थे। 2 दिन बाद आज 4 बजे सब निकलने वाले थे।
एग्जाम के कारण ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जाने से मना कर दिया। स्टूडेंट्स कम होने के कारण यूनिवर्सिटी की 2 ही बसें जा रही थी। दृश्या और काव्या भी अपना सामान पैक कर कैंपस के गेट के पास धरा और बाकी सबका वेट कर रही थी। घूमने जाने वाले स्टूडेंट्स में अधिकतर स्टूडेंट्स कपल थे। सबको इस तरह साथ में देखकर दृश्या को कभी कभी ऋषि के साथ बिताया हुआ वक्त याद आ जाता। आखिर ऋषि दृश्या का पहला प्यार था और पहला प्यार भुला ही नहीं भूलता। एक एक करके सभी जूनियर्स और सीनियर्स कैंपस के गेट के पास इकट्ठा हो चुके थे। पहले सभी जूनियर्स एक एक करके बस में चढ़ गए। दृश्या आराम से पीछे की सीट पर टेक लगाकर बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। धरा भी उसके बगल में बैठ गई। थोड़ी देर बाद दृश्या ने अपने ईयरफोन्स कान में पहन लिए। कुछ देर बाद सीनियर्स भी बस में चढ़ गए। वंश काव्या के साथ दृश्या और धरा के आगे वाली सीट में बैठ गया और वीर बस में चढ़ते ही जोर से चिल्लाया, सो गाइस रेडी टू मूव? यस। सभी स्टूडेंट भी पूरे जोर से चिल्लाए, पर दृश्या उन चिल्लाने वालों की भीड़ में सबसे अलग अपनी सोच में गुम थी। वीर और भविष्य आगे ही ड्राइवर के बगल वाली सीट में बैठ गए। 3 घंटे का सफर काटने के लिए सभी स्टूडेंट ने मिलकर पहले अंताक्षरी खेली, फिर प्रोफेसर की नकल कि कौन कैसे बोलता है, चलता है या बात करता है। सभी मस्ती करने में बिजी थे, लेकिन दृश्या धरा की बकबक से परेशान होकर उसने अपना ध्यान बुक में लगा दिया और सॉन्ग्स की वॉल्यूम को बढ़ा दिया। करीब 3 घंटे के सफर के बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी मंजिल तक पहुंचे। ड्राइवर ने बस शहर के बाहर जंगल के अंदर जाने वाले रास्ते पर रोक दी। आगे का रास्ता कच्चा और सकरा था, इसलिए बस जंगल के अंदर नहीं जा सकती थी। आगे का रास्ता सबको पैदल ही तय करना था। सभी स्टूडेंट्स एक एक करके अपने सामान के साथ नीचे आए। सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। पहले सभी ने वहां पर चाय नाश्ता किया, फिर पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। करीब 1 घंटे के सफर के बाद सभी लोग जंगल के अंदर एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचे। वहां का नजारा बहुत खूबसूरत था। पहाड़ी के पास ही एक छोटा सा तालाब था और आसपास लंबे लंबे पेड़ थे। शाम का समय हो चुका था। जंगल में अंधेरा प्रवेश करने ही वाला था। पहले सभी लोगों ने पीने के लिए साफ पानी भरा और फिर सभी ने किनारे पर बारी बारी हाथ पैर धोए। थोड़ा आराम करने के बाद डिसाइड किया गया कि सभी लड़के टेंट लगाएंगे और लड़कियां खाना बनाएंगी। सभी ने बारी बारी एक दूसरे को काम बांट दिए। ग्रुप में 45 स्टूडेंट थे और 3 टीचर, जिसमें 2 मेल और 1 फीमेल टीचर शामिल थी। स्टूडेंट के ग्रुप में 10 लड़कियां और 15 लड़के थे। लड़कियों ने मिलकर पहले लकड़ियां इकट्ठा की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तब तक लड़कों ने टेंट लगा दिए। एक तरफ लड़कियों के लिए टेंट लगाए गए और दूसरी तरफ लड़कों के लिए टेंट लगाए गए। उसके बाद सभी ने बीच में आग जलाई और बैठने की व्यवस्था की और टेंटों के चारों तरफ मशालें बनाकर आग जलाई गई ताकि कोई जंगली जानवर न आए। तब तक सभी लड़कियों ने खाना बना लिया था। पहले सबने मस्ती मजाक के साथ खाना खाया और उसके बाद सभी लोग बोन फायर के चारों तरफ बैठ गए। रात ढलने के साथ ठंड भी पड़ गई थी। सभी लोग गर्म कपड़े पहनकर अपनी जगह पर वापस बैठ गए। सबने मिलकर अंताक्षरी खेलना शुरू किया। दृश्या अकेली एक तरफ बैठी थी। धरा वीर के साथ मस्ती कर रही थी तो वंश और काव्या साथ में थे। दृश्या ने चारों तरफ नजर घुमाई, पर उसे भविष्य कहीं नहीं दिखाई दिया। तभी दृश्या को याद आया कि पिछले 2 दिन से उसकी भविष्य से कोई बात नहीं हुई थी। दृश्या को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वो अपनी जगह से उठकर भविष्य को ढूंढने चली गई। थोड़ा आगे जाने पर तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठा उसे भविष्य दिखाई दिया, जो तालाब के शांत पानी में पत्थर फेंक रहा था। दृश्या भी चुपचाप जाकर भविष्य के पास थोड़ी दूरी बनाकर पत्थर पर बैठ गई। कुछ देर बाद भविष्य ने बिना दृश्या की तरफ देखे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्यों? तुम भी तो यहीं हो। मेरी बात अलग है। दृश्या ने भविष्य के चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा, एक बात पूछूं, जवाब दोगे? भविष्य ने सामने देखते हुए कहा, अगर बस में हुआ तो जरूर दूंगा। यू स्टिल मिस योर मॉम? दृश्या का सवाल सुनकर भविष्य ने हैरानी से दृश्या की तरफ देखा। दृश्या उसे अब ही देख रही थी। भविष्य ने ऊपर आसमान में चमकते तारों की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, याद उन्हें किया जाता है जो हमसे दूर होते हैं। मेरी मॉम हमेशा मेरे पास है, हर पल मेरे साथ है। कहने को तो मैंने मॉम को कभी नहीं देखा, पर मैं डैड से ज्यादा अपनी मॉम से प्यार करता हूँ। डैड ने कभी मुझे मॉम की कमी महसूस ही नहीं होने दी। पता है,
बचपन में जब मैं डैड से स्टोरी सुनने को कहता तो वो मुझे अपनी और मॉम की लव स्टोरी सुनाते थे। एक और सवाल पूछूं? तुम टॉपर हो यूनिवर्सिटी के, तुम अपनी पढ़ाई के लिए कहीं भी जा सकते थे, तो तुम यहाँ क्यों आए मसूरी? तुम सबके लिए ये सिर्फ एक शहर होगा, पर मेरे लिए मेरी मॉम को जानने का जरिया है ये शहर। पता है, डैड पहली बार मॉम से इसी यूनिवर्सिटी में मिले थे। तुम बिलीव नहीं करोगी, पहले मॉम ने डैड को प्रपोज किया था, वो भी गाना गाकर। अपनी माँ के बारे में बात करते वक्त भविष्य के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसके चेहरे की चमक से ही दृश्य ये अंदाजा लगा सकती थी कि भविष्य की मॉम चाहे उसके पास नहीं है, पर भविष्य सबसे ज्यादा प्यार अपनी मॉम से ही करता था। वो लड़की किस्मत वाली होगी जिसका जीवन साथी उसे अपनी माँ की तरह प्यार करे। इस शहर के हर एक कोने में मेरी मॉम की यादें जुड़ी हैं। भविष्य आगे बोल ही रहा था कि तभी दृश्य का फोन बजा। उस पर काव्या का नाम फ्लैश हो रहा था। दृश्य ने जल्दी से फोन उठाया और कहा, हाँ दी, मैं आ रही हूँ। बात करते वक्त दृश्य थोड़ी आगे पड़ गई। भविष्य दृश्य के पीछे खड़ा था। तभी दृश्य के कानों में भविष्य की आवाज पड़ी। भविष्य ने कहा, क्या तुम आज भी ऋषि से प्यार करती हो? भविष्य का सवाल सुन दृश्य हैरान रह गई। कुछ पल सोचने के बाद दृश्य ने जवाब दिया, ऋषि मेरा पहला प्यार है और मैं उसे चाह कर भी नहीं भूल सकती। पता है, सबके नसीब में प्यार नहीं होता, बट थैंक्स टू ऋषि, उसकी वजह से मुझे ये फीलिंग्स मिली। ऋषि मेरा पहला प्यार था और शायद रहेगा भी। दृश्य की बात सुनकर भविष्य ने मुट्ठियां कस ली और दृश्य की बात पूरी सुने बिना ही भविष्य वहां से चला गया। दृश्य ने आगे कहा, पर अब उसकी मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। दृश्य आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसे किसी के फोन की रिंगटोन सुनाई दी। दृश्य ने पीछे मुड़कर चारों तरफ नजर घुमाई। उसे भविष्य कहीं नहीं दिखाई दिया। उसने नीचे की तरफ देखा जहां भविष्य बैठा था। वहीं पर एक फोन रखा हुआ था। दृश्य ने एक नजर अपने हाथ में रखे अपने फोन की तरफ देखा, फिर उस फोन की तरफ बढ़ गई। उसने फोन उठाकर देखा, उसमें डैड नाम शो हो रहा था। दृश्य ने चारों तरफ नजर घुमाई, पर उसे भविष्य कहीं नहीं दिखाई दिया। दृश्य चारों तरफ देख ही रही थी कि फोन पे से किसी आदमी की आवाज आई। शायद गलती से दृश्य का हाथ लग गया था और सामने भविष्य के डैड थे। दृश्य ने कुछ सोचा और फोन अपने कान में लगा दिया। जब तक सामने से आवाज आई, दृश्य ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सामने से जो कहा जा रहा था सुनने लगी। लेकिन कुछ देर बाद दृश्य के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। उसकी सांसें फूलने लगी और हाथ पैर कांपने लगे। दृश्य ने जल्दी से फोन काट दिया। तभी उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी। वो धरा थी। धरा दृश्य को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। धरा ने दृश्य के कंधे पर हाथ रखा। अचानक हुई इस घटना के कारण दृश्य डर गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और धरा की तरफ मुड़ गई। दृश्य की हालत देख एक पल के लिए धरा भी सहम गई। दृश्य की आंखें लाल थीं और उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। फरवरी की हल्की ठंड में भी दृश्य के पसीने छूट रहे थे। दृश्य, तू ठीक है ना? तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? धरा के शब्दों में दृश्य के लिए चिंता साफ झलक रही थी। दृश्य ने धरा के हाथ में भविष्य का फोन पकड़ाते हुए कहा, ये फोन लौटा देना, और बिना धरा के सवालों के जवाब दिए आगे बढ़ गई। तभी धरा असमंजस से बोली, पर किसे देना है? धरा का सवाल सुनकर दृश्य रुक गई और बिना पीछे मुड़े उसने कहा, मुझे नहीं पता, और जल्दी से वहां से चली गई। पता नहीं, पर मेरी बात तो सुन दृश्य, ये भी अजीब है। धरा ने एक नजर फोन को देखा और सर झटकते हुए वापस लौट गई। जब तक इसका अगला पार्ट नहीं आ जाता तब तक आप सोचिए कि भविष्य के डैड ने दृश्य पर भविष्य समझकर कौन सा बम फोड़ दिया। सोचो सोचो। कहानी अभी जारी है। मिलते हैं अगले भाग में। कहानी का 5वां भाग देखने के लिए दिल से धन्यवाद।